देख रहे चौकस भारत में आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक खबर दिखाई थी भविष्यवाणी की, चुनाव के भविष्यवाणी की। दरअसल एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर ने ये भविष्यवाणी की थी कि लोकसभा चुनाव अपने नियत समय से पहले भी हो सकते हैं। जी हाँ, आज राज्य के मुख्यमंत्री ने भी इसे कबूल किया है। इन्होंने अपने अधिकारियों को एक संदेश दिया और उस संदेश में इन्होंने स्पष्ट कहा कि नियत समय के पहले ही जितना काम पेंडिंग में बचा हुआ है उसे पूरा कर लिया जाए, ताकि चुनाव कभी भी हो सकता है और इस चुनाव के नज़दीक आने के बाद हमें कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। चलिए, हम इस भविष्यवाणी के ही ऊपर आज बातचीत करने फिर से पहुंचे हैं। हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर हैं और इन्हीं से हम आज फिर से बातचीत करेंगे कि क्या वाकई में जो भविष्यवाणी आपने की थी वो मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। अब ऐसा लगता है कि पलटू राम भी मेरा इंटरव्यू छुप छुप कर देखते हैं। मुझे तो यही लग रहा। खैर, ये तो मैंने ऐसे ही मजाक में कहा। देखिए, उनके अपने सूत्र होंगे, है ना। अब पलटू राम है तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक उनके अपने भी सूत्र होंगे, उनके अपने भी गुप्तचर तैनात होंगे, जासूस होंगे। और सत्ता के गलियारों में जितनी चर्चा है इस बात की कि पहले चुनाव होंगे, तो उन तक भी पहुँची होगी खबर। और जैसा कि आपने कहा, आज ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने, कि भाई जल्दी जल्दी काम कीजिए, चुनाव का कुछ ही नहीं है। मतलब उनकी कहने का ये तात्पर्य था कि पहले भी चुनाव हो सकते हैं और आचार संहिता लागू हो जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट, तो फिर बहुत सारे काम रुक जाएंगे। तो जनता को जवाब भी देना होता है। खैर, जनता को कितना जवाब देते हैं नीतीश बाबू, ये तो हम लोग जानते ही हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने ऐसी बात कही है और ये अब बहुत जोर से ये चर्चा है दिल्ली से पटना तक। जी ये चर्चा तो उन्होंने कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है, ये मीडिया में भी जो है वो फैल चुका है। लेकिन अब एक बात समझ से परे है जिसकी जानकारी हमें आपसे चाहिए कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है महागठबंधन में, एक एक करके जो ईंट है महागठबंधन के उस पिलर के, वो घसकते दिख रहे हैं। और वो जो खिसकन है वो सबसे पहले जीतन राम मांझी के तरफ से हुआ है। उन्होंने अपना ईंट जो लगाया था उसे मजबूत करने में उसे खींच लिया है। कारण कुछ भी हो, उनकी अंदर की बात है ये, क्या कुछ कहा जा रहा था, उन पर दबाव था। क्या लगता है सर, अब जो समीकरण है इस महागठबंधन का भारतीय जनता के पार्टी के खिलाफ, जो एक सूत्र में बंधे हैं ये लोग, कैसे अब भारतीय जनता पार्टी का सामना कर पाएंगे? कौन से समीकरण पर काम करेंगे अब ये? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल पर मैं जीतन राम मांझी जी को जूनियर पलटू राम की उपाधि से विभूषित करता हूं, क्योंकि ओरिजिनल पलटू राम तो नीतीश कुमार ही हैं, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, वो तो अकेले हैं वो। लेकिन जीतन राम मांझी ने भी जिस तरह से बार बार पलटी मारी है, इनको भी जूनियर पलटू राम कहना गलत नहीं होगा। आप याद कीजिए, एक समय था 2014 में नीतीश कुमार ने मांझी को सीएम बनाया था। उस समय ये नीतीश के बहुत मतलब निष्ठावान लग रहे थे। लोगों को रामायण की याद आ गई थी, जैसे भरत जी ने खड़ाऊँ, राम जी का खड़ाऊँ रख के चलाया था शासन अयोध्या का। तो ऐसे ही लग रहा था कि अब मांझी देख रहे हैं नीतीश कुमार की सिंहासन को। फिर कुछ दिन बाद इनका मन डोला, उसी समय ये कूद के फिर भाजपा के पक्ष में चले गए। और जब मतलब उस समय लग रहा था कि पूरा ये भाजपा से मिलके अपनी सरकार बचाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा भाजपा के करीब ही हो गए। उसके बाद फिर भाजपा के करीब रहे, फिर पलटी मार के इधर आ गए, मतलब आप कहें कि महागठबंधन में आ गए। और अब जो मतलब बन रहा है समीकरण, उससे लगता है कि अब फिर जो बाप बेटे हैं, मतलब जीतन राम मांझी और जो इनके बेटे हैं संतोष सुमन, वो लोग फिर लगता है भाजपा के खेमे में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि मतलब मीडिया में बात आ रही है कि कोई डील पक्की हो गई है कि मांझी को कहीं राज्यपाल बना दिया जाएगा, संतोष सुमन को गया से लोकसभा का टिकट दिया जाएगा भाजपा के समर्थन से, वगैरह वगैरह। तो देखिए, इन लोगों का कोई उसूल नहीं है, जिसको गांव में देहात में कहते हैं लोग डगरा के बैगन हैं, इधर से उधर लुढ़कते रहना, है ना। और एक जनता को मूर्ख बनाने के लिए एक दलित कार्ड खेलना है इन लोग को। लेकिन दलित भी सिर्फ इनको अपने परिवार में ही मिलता है ना, बस बेटा दामाद ही मिलता है और दूसरे दलितों की चिंता नहीं है। तो ये लोग तो सिद्धांत विहीन राजनीति है, जो कि अब पूरे देश की राजनीति की पहचान हो गई है। ऐसा नहीं कि मांझी अकेले सिद्धांत विहीन राजनीति कर रहे हैं, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बेशर्मी वाली राजनीति हो रही है।
आपने कहा कि महागठबंधन का क्या भविष्य होगा, आपने कहा कि महागठबंधन का क्या भविष्य होगा। तो देखिए, महागठबंधन में कुल मिला के जो कहते कि 7 पार्टियां थीं, अब तो थी लगाना पड़ेगा क्योंकि मांझी अलग हो गए। उसमें 3 तो आपको मतलब वामपंथी दल हो गए, फिर जदयू, राजद, कांग्रेस, है ना। तो वामपंथी दल में जो सबसे बड़ा घटक है वो माले है, CPI-ML है, और उसके सबसे बड़ी पार्टी राजद है, तेजस्वी यादव की है सबसे बड़ी पार्टी। तो अब देखिए, ये लोग सोचेंगे कि मांझी की भरपाई की जा सके। जैसे मांझी मुसहर समाज से आते थे, तो अब जैसे कि कल 10:30 बजे मुसहर समाज के ही एक दूसरे व्यक्ति को, रत्नेश सदा को, मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पलटू राम का पहले से प्लान फिक्स था, वो इसके लिए तैयार थे कुछ दिनों पहले से ही कि संतोष सुमन सरकार छोड़ के जाएंगे, और स्टैंड बाई में उन्होंने रत्नेश सदा को रखा हुआ था। और जहां संतोष सुमन बाहर गए, रत्नेश सदा को तुरंत बुलावा आ गया राजभवन से कि आप 16 तारीख को शपथ ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये लोग मानसिक रूप से तैयार थे मांझी के अलग जाने की। क्योंकि एक ये भी बात आ रही है कि 23 जून को जो विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है पटना में, उसमें भी जो हम है मांझी की जो पार्टी है, हिंदुस्तान अवामी पार्टी, अवामी मोर्चा, उसको मतलब आमंत्रण नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भले ही अभी एक चौंकाने वाला इस्तीफा हो, लेकिन पहले से दोनों तरफ से शहमात का खेल चल रहा था। और अब तो बहुत बात हो रही है। अब देखिए, ललन सिंह ने कहा कि ये सब छोटी दुकान है, ये सब क्या है? राजनीति में सब तो दुकानें ही हैं। कोई छोटी दुकान है, कोई मझली दुकान है, कोई बड़ी दुकान है, लेकिन सब तो बेसिकली दुकान ही है। सब वोटों का सौदा ही कर रही हैं। कौन यहाँ पर बहुत सैद्धांतिक राजनीति हो रही है। और कहीं ना कहीं ललन सिंह का अहंकार दिखाता है ना। जबकि उनको अपने आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि उनकी पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड, वो भी छोटी ही पार्टी है, क्षत्रिय पार्टी ही है। यदि ऐसा है तो वो भी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दे, राहुल गांधी के नेतृत्व में वो भी विलय कर दे अपना कांग्रेस के साथ, जो एक बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो इन्होंने क्यों अपनी दुकान खोल रखी है? तो ये तो खैर कहना गलत है, और शायद इसी वजह से बाकी पार्टियों के भी कान खड़े हो गए हैं, है ना। जैसे इसी वजह से मान लीजिए वामपंथी दलों को, भट्टाचार्य ने भी कहा, बिल्कुल, क्योंकि ये तो दिखाता है जैसे एक मत्स्य न्याय होता है, संस्कृत में शब्द है मत्स्य न्याय, मतलब बड़ी मछली जो होती है छोटी मछली को खाती है ना। एक बड़ी मछली दूसरी मछली को खा लेगी, जो मछली उससे भी बड़ी रहेगी वो उसको खा लेगी, और बड़ी उसको खा लेगी। तो मतलब एक मत्स्य न्याय होता है। तो ये आप राजनीति में मत्स्य न्याय कर रहे हैं। आज आपने ये कर दिया, कल आप इसके पहले भी एक दुकान बंद करवा चुके हैं पलटू राम। मैं दर्शकों को याद दिला दूँ, जब चुनाव हुए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जमा खान निर्वाचित हुए थे। बिहार से सिर्फ एक सीट मिली थी बसपा को, हाथी छाप को, वो जमा खान की सीट थी। तो पलटू राम ने क्या किया, जमा खान को जदयू में मिला लिया और उनको मंत्री बना दिया, मिनिस्टर बना दिया। तो बिहार विधानसभा में क्या हुआ, बसपा की दुकान बंद हो गई। पहले भी एक दुकान बंद हो चुकी है। तो बसपा के बाद हम का नंबर आने वाला था। अब वामपंथियों के कान खड़े हो गए हैं। मान लीजिए CPI है, CPM में उसमें मुझे लगता है एक विधायक हैं, कल ये उनकी दुकान ना बंद कराने लगे। तो ये तो खैर गलत बात है। देखिए, गठबंधन जब आप बनाते हैं तो गठबंधन का एक धर्म होता है ना। गठबंधन का एक धर्म होता है, गठबंधन की एक आचार संहिता होती है। गठबंधन के अंदर आप ये अहंकार पाल लीजिएगा कि मेरी पार्टी उससे बड़ी है, और कल तेजस्वी यादव कहेंगे कि जदयू तो राजद से छोटी पार्टी है, तो वो दुकान क्यों खुले हुए हैं, उनको भी बंद करना चाहिए, राजद ने विलय करना चाहिए। तो इससे तो फिर गठबंधन नहीं चलेगा। एक बात बीच में हम रोक के सर आपको याद दिला देना चाहें कि कुछ महीने पहले जब JP नड्डा आए थे यहाँ बिहार में विजिट करने, तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका जो है अब अस्तित्व कम होते दिख रहा है। और उस वक्त से ही नीतीश कुमार जी और अन्य क्षेत्रीय पार्टी जो थे, जो जिनको कह सकते हैं जिनका बाहर में कोई अपना वर्चस्व नहीं है, तो इन सारे लोगों का कान खड़ा हुआ था। और फिर अगस्त में ये जो महागठबंधन की सरकार बनी, उसी का वो परिणाम था। आज फिर से ललन सिंह जी ने इस तरह की बात कही है, तो अब ये सामने आते दिख रहा है मसला कि अब ये परेशानी पूरे महागठबंधन में जो 6 दल और बचे हुए हैं, जो छोटी छोटी पार्टियों के मिलने से बने हैं, उनका अस्तित्व क्या वाकई में अब खतरे में है?
देखिए, खतरे में मैं ऐसा नहीं पा रहा हूँ कि महागठबंधन कोई खतरे में है, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से एक दूसरे को के लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि देखिए अभी अभी चर्चा है, फिर मैं चर्चा ही पे बात कर सकता के गलियारों में कि भाजपा कम से कम 10-11 सांसदों का बिहार में टिकट काटेगी। कम से कम 10 सांसदों के नाम की चर्चा है, उसमें माननीय मंत्री लोग शामिल हैं जो केंद्र में मंत्री बन के घूम रहे हैं। लगभग 10 लोगों के नाम शामिल हैं जिन पर कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा इस बार उनका टिकट काट देगी। टिकट काट देगी का मतलब क्या है? वो टिकट देगी या हमेशा के लिए काट देगी? नहीं, काट देगी का मतलब काट देगी, उनको सड़क पर ला देगी, कुछ नहीं मिलेगा उनको। अच्छा, है ना, बेटिकट हो जाएंगे, बेटिकट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि उनका मतलब चुनाव क्षेत्र बदला जाएगा, वो बिल्कुल पैदल कर दिए जाएंगे। तो फिर इसमें तो ये है कि वो हो सकता है जो लोग पैदल किए जाए वो हो सकता है कूद कर फिर महागठबंधन की ओर आ जाए कि भाई मुझे टिकट दे दो, है ना, मुझे उसने पैदल कर दिया है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई पक्की सूचना मुझे नहीं, जैसे कि सासाराम से छदी पासवान के टिकट के कटने की संभावना बताई जा रही है। उनकी जगह ललन पासवान को टिकट मिलने की चर्चा है, जो अभी जदयू के विधायक हैं। हो सकता है छदी पासवान भाजपा का टिकट नहीं मिले तो वो महागठबंधन में आ जाए, है ना। ललन पासवान जदयू से भाजपा में चले जाए तो एक भाजपा वाला जदयू में इधर आ जाए। तो अभी देखिए चुनाव तक ये जो मेढकी लोग हैं, मेढकों का जो कूदना फनना है ना, ये अभी चलता रहेगा और चुनाव के बाद भी चलेगा, है ना। चुनाव के बाद भी टूट फूट होगी, कुछ पोस्ट पोल अलायंस होते हैं, कुछ चुनाव के पहले अलायंस होते हैं, ये चलता रहेगा। और ये आज से भारतीय राजनीति में नहीं है, ये 1960 के दशक से आया राम गया राम शुरू हुआ था, है ना। मैं दर्शकों को बताऊं उसकी भी कहानी है छोटी सी। गया राम नाम का एक विधायक था हरियाणा में, उसने एक हफ्ते के अंदर 4 या 5 बार पार्टी बदल दी। तो उसी पर YB चौहान मंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये आया राम है कि गया राम है, गाया राम गया राम। तो ये देश आया राम गया राम का देश है, ये सब अभी चलेगा। अभी आप कितनी नौटंकियाँ देखिएगा, देखिए सारी पार्टियाँ अभी ये कर रही है, मतलब मोल भाव के चक्कर में है। ये एक मांझी जी भी क्या थे, इनको 5 सीटें चाहिए थी, है ना, मतलब जैसी चर्चा आ रही है। फिर इनको है, अभी फिर एक डील के तहत इनको बात हुई कि ठीक है ये राज्यपाल बनेंगे, ये बनेंगे। उसी तरह बहुत सारे मोल भाव अभी हो रहे हैं। चिराग पासवान अलग मोल भाव कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा अलग मोल भाव कर रहे हैं, मुकेश सहनी अलग मोल भाव कर रहे हैं। अभी तो मोल भाव चलेगा। देखिए इन लोग को जनता से कोई मतलब नहीं है ना। ये लोग बस कुर्सी के लिए मोल भाव करते, इधर से उधर कूद के जाएंगे, उधर से उधर कूद के जाएंगे। और इसमें पूरा बिहार जा रहा है रसातल में। अब किस तल में जा रहा है अब देख रहे हैं जी। नहीं, आपकी भविष्यवाणी, आखिर में एक सवाल ये है कि आपकी भविष्यवाणी जो है कि चुनाव समय से पहले करा दी जाएगी जी। समय से पहले कराने की बात जो हो रही है, तो वो आखिर में जो डर वाकई में भारतीय जनता पार्टी से इन लोगों का है, इस वजह से नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया, या फिर भारतीय जनता पार्टी को इन विपक्षियों से डर हो गया, इसलिए आपने उस दिन ये भविष्यवाणी? नहीं, उस दिन मैंने एनालाइज भी किया था, विश्लेषण भी किया था। दर्शकों को याद होगा, जिन लोगों ने वो इंटरव्यू देखा होगा, मैंने विश्लेषण किया था कि क्यों समय से पहले चुनाव कराएंगे मोदी जी। क्योंकि लोकसभा चुनाव कराना तो नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है, वो तो मोदी जी जब लोकसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे तभी होगा। तो क्यों, मैंने उसी दिन एनालाइज किया था। जैसे कि मैंने एक बिंदु ये बताया था कि विपक्षी एकता से मोदी के हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि ये गणित है। पिछली बार यदि भाजपा की जीत हुई थी, इसको प्रचंड जीत मानी जाती है, उसमें भी सिर्फ 37% वोट भाजपा को मिले थे, 63% वोट विपक्ष में गिरे थे, है ना। लेकिन विपक्ष में वोटों का बिखराव हो गया था, इसलिए भाजपा की जीत हो गई थी। तो यदि विपक्षी एकता हो जाएगी तब तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, है ना। बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना, सुपड़ा साफ हो जाएगा इन लोग का। इसका मतलब नीतीश कुमार जी को अब ये स्पष्ट हो चुका है कि हम एक हो रहे हैं और जो होना है, चुनाव तो होने वाला ही है, चूंकि केंद्रीय मसला है वो, चुनाव तो करवाना ही करवाना है इनको, जो भी है। और इसी वजह से कल उन्होंने अधिकारियों को ये संदेश दे दिया। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब समझिए कि आर पार की लड़ाई है ना। इसमें चुनाव में तो कोई बीच का रास्ता नहीं ना होता है कि तुम भी जीत गए, थोड़ा बहुत हम भी जीत गए, ऐसा तो नहीं होता है। एक पक्ष जीतता है तो दूसरा पक्ष हार जाता है ना। तो इसलिए इसमें तो आर पार की लड़ाई है और दोनों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है ना। दोनों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। क्यों? तो ये बात ये लोग समझ रहे हैं कि अगर, ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी फिर PM बनेंगे। अगर बन गए, देश की जनता ने एक बार और मूर्खता दिखा दी अपनी, तो फिर इस सरकार का क्या होगा, बिहार सरकार का?
तब तो यहाँ भी ऑपरेशन लोटस शुरू होगा, यहाँ भी फिर तोड़-फोड़ शुरू होगी, यहाँ भी लोग पहुँच जाएंगे सूटकेस लेके विधायकों को खरीदने के लिए। तो इन लोग के तो अस्तित्व की लड़ाई है, तो अस्तित्व की लड़ाई तो बहुत मतलब ज़ोर-शोर से लड़ी जाती है। जी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो अस्तित्व की लड़ाई के लिए पार्टियां लड़ रही है और यही वजह है कि अगर भय है तो चुनाव नियत समय पर होना है अप्रैल महीने में, उसके पहले ही ये सूचना प्रसारित हो रही है, आशंका जताई जा रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि किस पार्टी के तरफ से, चूँकि महागठबंधन की सरकार चल रही है और इधर भारतीय जनता पार्टी ताल अलग ठोक रही है, कई सीटों पर दावेदारी है भी। और वैसे परिस्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी को पटखनी मिलती है महागठबंधन के तरफ से, तो निश्चित तौर पर जो केंद्रीय शक्ति है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी नसें कमज़ोर जरूर पड़ेगी। खैर, आप बने रहे हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।